हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे BE-GAE 182 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते आए हैं और इस साल भी हो सकते हैं। मैं ये आपके 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये आपका टाइटल है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमने पहले ही लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। हमने पहले ही वीडियो में देखा है। सेकेंड वीडियो हमारी आ चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कंफर्म बोल रही हूँ आप इन्हें प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके अच्छे से अच्छे गेन हो जाएंगे मार्क्स और आप आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है और इसमें से 3 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे, वो गारंटेड है। ठीक है, जो इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैं समझा चुकी हूँ। आज स्टार्ट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 से, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहले आपको वो लिखना है। ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स बेसिक कन्वेंशंस। आपको एक्सप्लेन करना है कि इसके बेसिक कन्वेंशंस क्या होते हैं। हाउ इज़ अ कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट। फिर आपको ये बताना है कि आप एक कन्वर्सेशन के अंदर जब बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो कैसे एक स्पीच इवेंट से अलग हो जाती है। तो स्पीच इवेंट से कैसे कन्वर्सेशन अलग है वो लिखना है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर आपको कन्वर्सेशन की भी बताना है इसमें, और आपको कन्वेंशन के भी बेसिक्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ गए क्या है। स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। पहले हेडिंग डालेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है पहले वो लिखेंगे हम। कन्वर्सेशन आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन क्या है? हम जो बात कर रहे हैं उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में अगर हम देख लें उसका मतलब, तो वो कन्वर्सेशन निकल के आता है। तो कन्वर्सेशन क्या है? एक फंडामेंटल पार्ट है ह्यूमन इंटरेक्शन का। ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से? बाय बात करने के बाद, ठीक है, बात करने से, कम्युनिकेट करने से, जिसको ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कन्वर्सेशन भी बोलते हैं। दे इन्वॉल्व two or more people exchanging ideas, thoughts and opinion in back and forth manner। क्या है कन्वर्सेशन में? क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स या अपनी जो भी ओपिनियन होती है उनकी, वो आमने सामने रख के एक दूसरे से शेयर करते हैं और उनके आंसर्स निकालते हैं, या फिर जो भी उनको बात करनी है वो निकालते हैं। तो कन्वर्सेशन क्या है? एक फंडामेंटल पार्ट है ह्यूमन इंटरेक्शन का। कन्वर्सेशन हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन में होती ही होती है। ह्यूमन में नहीं, इनफैक्ट एनिमल्स में भी होती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है जो हम नहीं समझ सकते, बट वो आपस में समझ सकते हैं। तो एक कन्वर्सेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम 2 लोग, एक लोग में, एक इंसान में तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, कन्वर्सेशन नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि आप शीशे के सामने बैठ के खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद ही अपने मन में सोच रहे हैं, पर वो कन्वर्सेशन नहीं कहलाएगी। बट कन्वर्सेशन जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में अपने थॉट्स या आइडियाज़ या कोई भी ओपिनियन है वो एक दूसरे के साथ एक मैनर में चेंज करते हैं या फिर शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कन्वर्सेशन इज इट्स टोन। कन्वर्सेशन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कौन सा टोन है, किस टोन में आप बात कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं किस टोन में पढ़ा रही हूँ आपको, तो एक कन्वर्सेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि किस टोन में कन्वर्सेशन हो रही है। इट शुड बी प्रीशियस एंड कॉम्प्रिहेंसिव विद ईच पार्टिसिपेंट स्पीकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। क्या है ये? एक प्रीशियर और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ऑफ लाइफ होता है कि हर एक पार्टिसिपेंट, जैसे हम 2 लोग बात कर रहे हैं तो 2 जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे, मैं और आप, तो हम क्लियरली बोलें कि हमें एक दूसरे की बातें समझ आ सके, कॉन्फिडेंट के साथ बोलें कि कोई झिझक ना रहे हमारे बीच। ठीक है, द टोन शुड बी द प्रोफेशनल, स्पेशली इन फॉर्मल सेटिंग्स लाइक अ बिजनेस मीटिंग और अ जॉब इंटरव्यू। क्या है? टोन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कन्वर्सेशन में, क्योंकि हम अगर किसी प्रोफेशनल मीटिंग में हैं या हम प्रोफेशनल ओकेजन में हैं तो हमें अपनी टोन का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हम अगर जैसे किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो हम घर की तरह बात नहीं कर सकते जैसे हम फ्रेंड से बात करते हैं कि चलो कहीं चलते हैं। तो वो तरीका फ्रेंड से बात करने का, एक बिजनेस मीटिंग में बात करने का, हर एक ओकेजन में बात करने का तरीका बदल जाता है हमारा। तो वही हमारी टोन कहलाता है कि किस टोन में हम किस जगह पे बात कर रहे हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कन्वर्सेशन का? टोन। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। अनदर एसेंशियल एस्पेक्ट्स
ऑफ कन्वर्सेशन इज द बेसिक कन्वेंशन। क्या है? कन्वर्सेशन का एक और एस्पेक्ट है, एसेंशियल एस्पेक्ट है, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है वो समझ लेते हैं। दीज इंक्लूड टेकिंग टर्न टू स्पीक, लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली। क्या है? कन्वेंशन का मतलब क्या है कि हम दो लोग बात कर रहे हैं, हम चार लोग बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि मैं बोलती जा रही हूँ। सामने वाले को भी बोलने का मौका दें, उसको भी पूरा टर्न दें कि हाँ वो भी अपनी बात रख पाए आपकी बात सुन के। तो वो उसको पूरा टाइम मिले कि वो आपकी बात सुने और अपना रिस्पॉन्ड दे, उसको बोलते हैं कन्वेंशंस। ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड It's important to avoid interrupting others while they are speaking and show respect for their opinion even if disagree with them। क्या है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अगर अपनी बात किसी को सामने रख रहे हैं और वो भी अपनी सामने से आप बात आपको बता रहा है, तो आप उसकी बात को क्लियरली सुने। चाहे आप उसकी बात से एग्री ना करते हो, फिर भी आप उसकी सुने, क्योंकि आप एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है। तो हमेशा ही आप जब भी बात करें, किसी से भी कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल जगह पे हैं या किसी भी जगह पे हैं, तो उसको भी सामने वाले को पूरा टाइम दें कि वो अपनी बात रख सके। ये नहीं कि अपनी चलाए जा रहे हैं, अपनी बोलते जा रहे हैं। भले से आप उसकी बातों से एग्री ना करें, आप उसे बाद में समझा सकते हैं कि हाँ मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, तुम्हारा ये पॉइंट गलत है। ठीक है। सो हाउ इज़ कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट। नेक्स्ट क्या पूछा था आपसे कि स्पीच इवेंट से कैसे डिफरेंट है कन्वर्सेशन। वेल, अनलाइक अ मोनोलॉग और अ स्पीच, अ कन्वर्सेशन इज इंटरैक्टिव। क्या है? एक स्पीच जो होती है वो बहुत बोरिंग टाइप में होती है, या फिर उसमें हम ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाते, जबकि जो कन्वर्सेशन होती है वो इंटरैक्टिव होती है। इंटरैक्टिव मीन्स कि हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं भी आपको बोल रही हूँ, आप भी मुझे पलट के बोल रहे हैं। स्पीच में ये नहीं होता। स्पीच में जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, जैसे मैं आपको स्पीच दे रही हूँ, ऐसे लग रहा होगा आपको कि मैं बोले जा रही हूँ, आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो वही हो जाता है एक स्पीच। स्पीच में सिर्फ एक ही इंसान बोल पाता है, जो कि एक बोरिंग टाइप में हो जाता है। कन्वर्सेशन एक इंटरैक्टिव फीचर है जिसमें दो लोग आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ गिव एंड टेक बिटवीन टू पार्टिसिपेंट्स विद ईच पर्सन कंट्रीब्यूटिंग टू दी डिस्कशन। इसके अंदर क्या होता है कन्वर्सेशन के कि दो लोग आपस में, दो पार्टिसिपेंट गिव एंड टेक का रोल प्ले करते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, तो तुम भी सामने से उसका रिप्लाई करोगे। तो वो दोनों एक पूरे डिस्कशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों के दोनों पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि स्पीच में ऐसा नहीं हो पाता। Conversation are also more informal than speeches, which are typically prepared in advance and delivery to an audience। क्या है? जो हमारी कन्वर्सेशन होती है वो हमें कोई सोच के नहीं करनी होती कि भाई मुझे ये सोचना पड़ेगा या कि मैं क्या बोलूँ, या मुझे एक रात पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है। बट स्पीच में क्या होता है कि हमें वो किसी को, ऑडियंस को प्रेजेंट करनी होती है, तो हम उसको पहले से प्रिपेयर करते हैं, पहले से एडवांस्ड रहते हैं कि कैसे हमें उसको डिलीवर करना है, कैसे हमें ऑडियंस को अपनी बातें समझानी है। तो स्पीच और कन्वर्सेशन में बहुत डिफरेंस होता है। स्पीच में क्या है सबसे मेन चीज़ कि हम डायरेक्ट इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते, सामने वाला नहीं बोल पाता हमें, और हमें उसके लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हमें क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस टोन में बोलना है। बट जबकि कॉन्वर्सेशन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। इन कंक्लूजन, कॉन्वर्सेशन आर एज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। दे रिक्वायर्ड अ प्रीशियस एंड comprehensive tone, कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। क्या है? कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि कॉन्वर्सेशन एक एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन कम्युनिकेशन का, क्योंकि इसके अंदर पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टोन आता है और कॉन्फिडेंस आता है, प्रोफेशनलिज्म आता है कि हम कौन सी जगह पे किस तरीके से बात करेंगे, कितने कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, किस टोन में बात करेंगे। तो वो सारी हमारी ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाय फॉलोइंग बेसिक कन्वर्सेशन लाइक taking turns to speak and listening actively, we can ensure that our conversation are productive and respectful। क्या है? जो हम बातें करते हैं, जो मैंने आपको समझाया कि सामने वाले को भी टर्न देनी है कि वो अपनी बात रख पाए, तो वही हमारी कन्वर्सेशन का पार्ट है, जो कि एक प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन बनाता है, अच्छी से अच्छी कन्वर्सेशन को रूप में उभर के आता है, और ये रिस्पेक्टफुल भी लगता है कि हम सामने वाले को मौका दे रहे हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8th कंप्लीट हुआ, जो कि आ जाता है, बट अगर नहीं भी आया तो कहीं ना कहीं आप इसको घुसा के लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। व्हाट आर द बैरियर्स टू दी कम्युनिकेशन, ये हमने पहले भी देखा था, बट ये एक सेपरेटली आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है।
10 से 12 मार्क्स का शायद, तो ये मैंने दोबारा से प्रिपेयर किया है ताकि आप आसानी से समझ सके, दोबारा आए तो आप एक्सपेंड करके इसको कैसे लिख सकते हैं वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो बैरियर्स क्या हैं कम्युनिकेशन के? एक्सप्लेन द 3 ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच सच बैरियर्स कैन बी क्लासिफाइड। तो हमने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा था कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, बट कम्युनिकेशन के बैरियर्स देख लिए थे कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम इसमें पहले एक्सप्लेन करेंगे कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या हैं और उसकी कौन कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये कम्युनिकेशन के बैरियर क्लासीफाई हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे पहले, द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। स्टार्ट करते हैं आंसर। कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द बैरियर दैट कैन बी हिंडर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप जब भी कोई अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो आप भले से ही कम्युनिकेशन के बारे में कितना ही आपने पहले लिख दिया है, बट आप जो सेपरेटली आंसर स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, बैरियर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप कम्युनिकेशन के बारे में भी बताएंगे। भले से ही आपने और 4 पेज में पहले कम्युनिकेशन के बारे में लिख रखा हो, बट फिर भी एक आंसर शुरू करने का तरीका यही होता है कि आपके बारे में अगर बैरियर्स के बारे में पूछा तो आप कम्युनिकेशन के बारे में लिखेंगे पहले कि कम्युनिकेशन एक एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का और इसके अंदर बीच में कुछ टाइप के बैरियर्स आ सकते हैं हमारी कम्युनिकेशन के बीच, तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे आज, ठीक है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच सच बैरियर्स आर क्लासिफाइड। 3 ऐसी ब्रॉड कैटेगरीज जिसके अंदर ये बैरियर्स क्लासिफाइड हैं, देख लेते हैं। कम्युनिकेशन के आपको बैरियर्स पता ही है, मैं अभी दोबारा से बता दूंगी, पहले ब्रॉड कैटेगरी देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज फिजिकल बैरियर। सबसे पहले क्या आता है? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। दीज बैरियर्स इंक्लूड डिस्टेंस, नॉइज एंड लैक ऑफ प्राइवेसी। क्या है? जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि हमारी कन्वर्सेशन में, हमारी कम्युनिकेशन में बाधा बना सकते हैं, ऑब्स्टिकल हो गए जैसे वो बैरियर्स होते हैं ना, कि हम आपस में बात नहीं कर पा रहे, बीच में हमारी रुकावट आ रही है, रुकावट करने वाले चीज़ों को बोलते हैं बैरियर। तो फिजिकल बैरियर जो देख सकता है, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो फिजिकल हो गया, समझ लो, है ना। तो फिजिकल बैरियर कौन सा हो गया? डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस, कि मैं यहाँ बैठी हूँ दिल्ली में, आप कहीं कोलकाता से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम अगर बात करना चाहें तो हमारे बीच में इतना डिस्टेंस है तो हमारी कम्युनिकेशन में गैप आएगा, हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो मेन है एक चीज़ हो गई हमारी फिजिकल बैरियर में, डिस्टेंस। दूसरा हो गया नॉइज़। अगर मैं यहाँ आपके लिए पढ़ा रही हूँ और पीछे बगल वाले रूम से बहुत सारी आवाज़ आएंगी, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो वो नॉइज़ आपको डिस्टर्ब करेंगी, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन के फिजिकल बैरियर कौन से हो गए? डिस्टेंस, नॉइज़ और लैक ऑफ प्राइवेसी। कि हमारी फैमिली में इतने सारे लोग बैठे हैं, अब मेरी फैमिली में जैसे सारे के सारे बैठे रहते हैं और मेरे को अगर प्राइवेट रूम नहीं है और मैं फिर आपके लिए वीडियोज़ भी नहीं बना पाती हूँ, इसीलिए लैक ऑफ प्राइवेसी हो जाती है जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाती है और मेरी कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं हो पाती है। तो इसी तरीके से आप समझिएगा, अगर आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, आपको किसी से पर्सनल बात करनी है और आप सारी फैमिली के सामने नहीं बैठ के कर सकते, तो प्राइवेसी भी एक बैरियर बन जाता है कि हम नहीं कर सकते अपनी कम्युनिकेशन सबके सामने। एक नॉइज़ हो जाता है फैमिली के सामने भी। अब जैसे रोड पे खड़े तो रोड पे ही थोड़ी ना आप कोई वैसी बात करनी होगी या कुछ भी ऐसा बात करना होगा तो नहीं कर सकते। तो लैक ऑफ प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नॉइस भी, डिस्टेंस भी। तो फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं 3 चीज़ें, डिस्टेंस, सबसे पहले दूरी, नॉइस, शोर या जो भी हल्ला गुल्ला होता है वो। एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं हम लोग इसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ in a different room or location, it can be challenging to convey your message effectively. Similarly, if you are lot of noise in the background, it can be challenging to hear what other person is saying. क्या है? सबसे पहले एग्जांपल में क्या बताया गया है कि अगर आप किसी डिफरेंट रूम में बैठे हैं या आपकी डिफरेंट लोकेशन है तो आप आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो वो एक चैलेंजिंग हो जाएगा कि मैं इस रूम में बैठी हूँ, आप दूसरे रूम में बैठे हैं और हमें बात करनी है और हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो हम आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमारा मैसेज एक दूसरे के पास नहीं पहुँच सकता। तो कम्युनिकेशन के लिए डिस्टेंस एक बैरियर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है आपका, सिमिलरली if you are there a lot of noise in the background, it can be challenging to hear what the other person is saying. क्या है? अगर आप ऐसी जगह पे हैं जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो क्या होगा? आप दूसरे इंसान को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, उसको सुनाई नहीं देगा, तो ये भी एक चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरी कैटेगरी क्या है। द सेकेंड कैटेगरी इज सिम्नेटिक बैरियर। सिम्नेटिक बैरियर क्या है? These barriers occur when there is difference in the meaning between the word used by the sender and receiver. Semantic barrier कौन से हो जाते हैं कि जब कोई अपनी डिफरेंट मीनिंग समझने लगे, या जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ
जैसे मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया, मैं सेंडर हूँ, मैंने आपको जो मैसेज सेंड किया आप उसकी मीनिंग दूसरे निकाल रहे हैं, आपको उसकी मीनिंग नहीं समझ आ रही, तो वो एक सिम्नैटिक बैरियर के अंदर आ जाएगा। इट कैन हैपन ड्यू टू द लैंग्वेज डिफरेंसेस, जागरण और टेक्निकल टर्म्स दैट कैन बी अदर पर्सन मे नॉट अंडरस्टैंड। क्या है ये, किस वजह से हो सकता है? एक तो हमारी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको मेरे मीनिंग्स नहीं समझ आएंगे, और एक जागरण हो सकता है, एक टेक्निकल टर्म्स भी होती हैं, कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें समझ ही नहीं आती, जैसे इंग्लिश की कुछ ऐसी वोकैबलरीज होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो हमें उसको गूगल करना पड़ता है। तो वैसे ही कुछ लैंग्वेज बैरियर्स भी हो जाते हैं जो कि सिम्नैटिक बैरियर्स के अंदर आएंगे, और कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी होती हैं जो सामने वाले को नहीं पता, तो वो मीनिंग नहीं समझ पा रहा है उसकी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस का मतलब आप समझ जाइए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब यही हो गया ना, आपको किसी की मतलब नहीं पता, तो वो एक आपका लैंग्वेज बैरियर या फिर एक टेक्निकल टर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कुछ को पता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको पता ही नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के तौर से मैंने आपको समझाया। जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस भी एक एग्जाम्पल का सिमिलर है, सिनोनिम है। इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन हु डजंट स्पीक योर लैंग्वेज फ्लुएंटली, इट कैन बी चैलेंजिंग टू कन्वे योर मैसेज इफेक्टिवली। जो हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारी लैंग्वेज अलग होगी तो आप जिससे भी अपनी बात करेंगे, जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, या जिसको कोई भी अदर लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे हम एक फ्रेंची से बात करेंगे, वो फ्रेंच में बोलेगा तो हमें फ्रेंच नहीं समझ आएगी, जिसके वजह से एक बैरियर क्रिएट होगा, हम उसकी बात नहीं समझ पाएंगे, एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी कैटेगरी क्या है? सिम्नैटिक बैरियर। थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं। द थर्ड कैटेगरी इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर्स होते हैं थर्ड कैटेगरीज के अंदर, उसमें क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। द बैरियर्स अकर व्हेन देयर आर इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट हिंडर कम्युनिकेशन। क्या है? फिजिकल पर्सनल बैरियर्स के अंदर वो बैरियर्स आ जाते हैं जहाँ पे हम हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर बीच में अड़ते हैं, बीच में बाधा क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एंग्री और अपसेट विद समवन, इट कैन बी चैलेंजिंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद देम। क्या है? अगर आप गुस्से में होंगे या फिर आप किसी से अपसेट होंगे, तो आपको अगर सामने वाला कम्युनिकेट करेगा तो आप ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे उसके साथ। आप अलग अपने इमोशन के अंदर आपकी मानसिक स्थिति उस इमोशन में होगी जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो वो भी एक पर्सनल बैरियर के अंदर आ जाता है। सिमिलरली, इफ़ यू आर preconceived notions or biases that the other person, it can be hinder effective communication। क्या है? अगर आप किसी की तरफ बायस्ड होंगे, आपको पता है वो बायस है, तो उससे आप बात करेंगे तब भी वो किसी और की साइड बोलेगा, तो उसमें भी आपका पर्सनल बैरियर्स के अंदर ही आता है। तो ये आपकी 3 डिफरेंट टाइप की ब्रॉड कैटेगरीज थी जिसको आप लिख सकते हैं जब एग्जाम में आए तो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 13 का सेम ही आंसर बनेगा। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको 13 और 10 अलग अलग दिखाए थे, बट सेम आंसर है इनका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर दी 4 लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्लेन ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्या है कि 4 लेवल क्या है रीडिंग के कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, उसको आपको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था, गुड रीडर्स ऑपरेट एट 4 इंटर रिलेटेड लेवल ऑफ मीनिंग। क्या है? इसमें एक स्टेटमेंट दी है, गुड रीडर्स ऑपरेट करता है 4 इंटर रिलेटेड लेवल के अंदर मीनिंग के। तो इससे आप क्या समझते हैं वो बताना है आपको, 4 लेवल ऑफ मीनिंग। तो इसमें भी आपको 4 लेवल ऑफ रीडिंग मीनिंग पूछा है, इसमें भी सेम पूछा है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं, बट आंसर सेम ही बनेगा दोनों का। ठीक है, तो आप अगर घुमा फिरा के पूछे, आप सोचोगे मैडम ने ये बताया था और डायरेक्ट ये नहीं आया, तो घुमा फिरा के पूछेगा वही, पर घुमा फिरा के पूछेगा वो किस तरीके से पूछ रहा है और आप उसे किस तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी समझ पे भी डिपेंड करता है। आंसर देख लेते हैं। द 4 लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। 4 लेवल क्या है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग एंड इट्स एन एसेंशियल स्किल टू हैव। क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या आता है कि आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कितने अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, तो वो हो जाती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। ठीक है, तो क्या है? आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसकी कितनी समझ है, आपको कितनी क्षमता है आपके अंदर कि आप उसको समझ सकें, और ये एक एसेंशियल स्किल होती है जो कि सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या लेवल हैं देख लेते हैं। द फर्स्ट लेवल इज लेटरल कॉम्प्रीहेंशन। लेटरल कॉम्प्रीहेंशन पहले लेवल में क्या आता है? लेटरल कॉम्प्रीहेंशन। इसका मतलब क्या है?
दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एट फेस वैल्यू। इसमें क्या होता है, जब आप टेक्स्ट कोई पढ़ते हैं तो उसकी फेस वैल्यू देखते ही आप समझ जाएं कि वो कहना क्या चाह रहा है टेक्स्ट। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीड अ सेंटेंस दैट सेज द कैट सेट ऑन द मैट। क्या है, आप जो ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था, क्या है, आप एग्जाम्पल एक देख रहे हैं कि जैसे लिखा है इसमें कैट सेट ऑन द मैट, आपने पढ़ा इसको, आप समझ गए कि कैट क्या है, मैट पे बैठ गई है। ठीक है, तो आप इसको देखते ही समझ जाएं, उसकी फेस वैल्यू को पढ़ते ही समझ जाएं किसी भी टेक्स्ट की मीनिंग को, उसको बोलते हैं हम लेटरल कॉम्प्रीहेंशन। तो आपने क्या समझा कि द कैट सेट ऑन द मैट, कि कैट मैट पे बैठ गई। सेकेंड लेवल देखते हैं। द सेकेंड लेवल इज इन्फ्रेंशियल लेवल, इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रीहेंशन। दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट नॉट डायरेक्टली स्टार्टेड इन द टेक्स्ट। क्या है, इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपके टेक्स्ट में वो चीज़ नहीं स्टार्ट की गई है जो आप समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रीड अ स्टोरी अबाउट अ कैरेक्टर हु ऑलवेज लेट, यू माइट इन्फर दैट दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड और फॉरगेटफुल। क्या है, अगर आप किसी भी स्टोरी, कोई भी स्टोरी ऐसी पढ़ रहे हैं जिसमें किसी कैरेक्टर के बारे में बताया हुआ है जो कि हमेशा ही लेट उसके जिक्र करते हैं, शायद वो उसको भूल गए होंगे, तो आपको पता है ये किस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि हाँ, ये डायरेक्ट उसने स्टार्ट नहीं करा है इस कैरेक्टर से, बट लिखी इसी के बारे में गई है। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अगर महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र नहीं हुआ है, उसके फादर का जिक्र हुआ है, तो आप फिर भी समझ जाएं कि ये बात तो महेंद्र सिंह धोनी की ही फैमिली की चल रही है। ठीक है, थर्ड क्या है, द थर्ड लेवल इज इवेल्युएट कॉम्प्रीहेंशन। इवेल्युएट कॉम्प्रीहेंशन, दिस मीनिंग मेकिंग जजमेंट अबाउट वट यू आर रीडिंग। इसके अंदर क्या आता है कि जब भी आप कोई चीज़ रीड करते हैं, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आप क्या जजमेंट निकाल रहे हैं, आपने पढ़ के उसको क्या समझा, क्या आपका तर्क निकला, वो आता है इवेल्युएट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रीड एन आर्टिकल अबाउट क्लाइमेट चेंज, यू माइट इवेल्युएट वेदर और नॉट द ऑथर प्रेजेंट दी कन्विंसिंग एविडेंस। क्या है, इसके अंदर क्या है, आप अपनी जजमेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आपने एक एग्जांपल के तौर पे समझा, आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया है कि वेदर कैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है हमारा, तो उसमें आप ये पढ़कर ये समझेंगे कि ऑथर ने अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा है तो उसने क्या क्या सबूत दिए हैं, तो आप उसमें तब जजमेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके ब्रॉड कैटेगरी हैं। चौथा देख लेते हैं। द फोर्थ लेवल इज अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन। चौथा है क्या है, अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 4 आपसे पूछी गई हैं। अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा, दिस मीन यूजिंग व्हाट यू आर रीड इन रियल लाइफ सिचुएशन। इसके अंदर क्या है, जो भी आप रियल लाइफ सिचुएशन में पढ़ते हैं वो इसके अंदर आ जाती है अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रीड अ रेसिपी ऑफ छोले भटूरे, यू माइट अप्लाई दैट नॉलेज टू मेक छोले भटूरे फॉर दी डिनर। क्या है, अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन के अंदर वो आ जाता है जो भी आप रियल लाइफ सिचुएशन में पढ़ते हैं या उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाइड में अप्लाई करते हैं। क्या है, जैसे आपने किसी छोले भटूरे की रेसिपी पढ़ी, तो छोले भटूरे की रेसिपी आप तभी पढ़ रहे हैं ना कि आपने बनाने की सोची होगी, तो आप उसको अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाइड होती हैं। तो ये आपके 4 टाइप के कॉम्प्रीहेंशन के अंदर लेवल्स थे। सो दोज आर दी 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। पहला था लेटरल, इन्फ्रेंशियल, इवेल्युएटिंग और अप्लाइड। ये 4 तरीके के आपके लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थे। आंसर नंबर 3 में भी आपको यही लिखना है, बट इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, दोनों में आंसर यही आएगा, बट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, गुड रीडर ऑपरेट एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ मीनिंग, नॉट जस्ट 1 or 2. They understand that reading is more than just words on the page. It's about understanding and connecting with टेक्स्ट एंड डीपर लेवल। क्या है, आपको गुड रीडर के बारे में पूछा था ना उसमें, और 4 लेवल पूछे थे, तो 4 लेवल आपने ये लिख दिए कि कौन कौन से लेवल हैं। लेटरल है, इन्फ्रेंशियल है, इवेल्युएटिंग है, अप्लाइड है, बट उसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट दिए, तो आप स्टेटमेंट के ऊपर भी तो कुछ लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिख रहे हैं कि एक गुड रीडर सिर्फ पूरे के पूरे 4 लेवल को ही अपना के चलता है, जबकि 1 या 2 को ही नहीं अपनाता। और क्या करता है वो कि दे अंडरस्टैंड द रीडिंग इज़ मोर जस्ट अबाउट दी वर्ड। क्या है, वो समझता है, जो गुड रीडर है वो ये नहीं कि सिर्फ
पेज पर जो लिखा है उसको पढ़ लिया, उसको समझता है कि क्या लिखा गया है, क्या उसको इवेलुएट करके देखता है कि इसने जो लिखा है वो सही है या नहीं है, रियल है या फेक है। तो एक गुड रीडर की क्वालिटी ही यही है कि उसको सिर्फ ऊपर से ना पढ़े, अच्छे से फोकस करके एंगेज होके पढ़े और उसके अंदर एनालाइज भी करे, इवेलुएट भी करे कि क्या कहा गया है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कनेक्टिंग विद द टेक्स्ट एंड डीपर लेवल। क्या है कि जो भी टेक्स्ट में लिखा गया है, जो भी बात कही गई है ऑथर के द्वारा, तो वो उसको डीपर लेवल तक सोचे कि हाँ ये किस लिए कहा गया है, जो कि हमने क्रिटिकल रीडिंग में भी पढ़ा था कि क्रिटिकल रीडर का क्या रोल है, किस तरीके से क्रिटिकल रीडर होना चाहिए। तो वो भी आप इसमें बना के जोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। गुड रीडर और क्रिटिकल रीडर ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसेंशियल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, एक उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। द एसेंशियल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म आर द की व्हेन इट कम्स टू पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। जब भी हम किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब मैं और मेरे साथ और 4 या 10 लोग बैठे होंगे, तब वो एक ग्रुप कहलाएगा और ग्रुप में डिस्कशन होगी। तो सारे ही सारे अपने अपने मुद्दे रखेंगे, एक डिबेट टाइप में नहीं, बट एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। ये नहीं कि सारे एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, बट सारे एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं और अपना तर्क रख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में वही होता है। तो उसके अंदर सबसे मेन चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर हम इंट्रोवर्ट रहेंगे, हमारे अंदर एंजाइटी रहेगी, हम किसी को बोल नहीं पाएंगे अपना मुद्दा, तो हम एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, एबल नहीं होंगे इतने। और एक प्रोफेशनलिज्म, ये 2 चीज़ हमारी की होती हैं कि हम बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ अपनी बात रख पाएँ। ये नहीं कि हम गली चलते हुए बात कर रहे हैं, वैसे तरीके से ग्रुप डिस्कशन में बात होगी। ठीक है, तो ये 2 मेन की हैं। सबसे पहले, यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग क्लियरली एंड एक्यूरेटली। क्या है, जब भी आप एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप जब भी अपनी कोई बात रखें तो कॉन्फिडेंस के साथ रखें और क्लियरली रखें कि सबको आपकी बात समझ आए। एक्यूरेटली रखें कि भाई आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आपका बोलने का टोन और क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें, वाइल ऑल्सो बीइंग रिस्पेक्टफुल फॉर दी अदर ओपिनियन। और हमेशा आप ग्रुप डिस्कशन में जब भी बात करें तो आपको रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा दूसरों की ओपिनियन के लिए। नेक्स्ट अप, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टोन ऑफ डिस्कशन। टोन ऑफ डिस्कशन भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। आर यू ट्राइंग टू कम अप विद अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। क्या है, आप हमेशा ही जब भी कोई अपनी बात रखता है तो आपको उसके सोल्यूशन के लिए, जो भी उसने प्रॉब्लम बताई है उसके सोल्यूशन के लिए अपना मत रखना है। और आर यू सिंपल शेयरिंग आइडिया और ब्रेनस्टॉर्मिंग, नोइंग द टोन कैन गाइड योर contribution and keep the conversation on the track। क्या है, आप जब ये सारी चीज़ें ठीक से देखेंगे, समझेंगे कि हाँ सामने वाले क्या बोल रहा है, उसकी टोन क्या है, वो क्या अपने आइडिया को शेयर करने चाह रहा है और क्या उसके सॉल्यूशन है जो प्रॉब्लम वो बता रहा है, तो आप एक ट्रैक पे बने रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अनदर एसेंशियल इज़ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग दूसरा एसेंशियल पार्ट है हमारा ग्रुप डिस्कशन का, कि हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं जब भी, तो हमें एक्टिवली लिसनर बनना पड़ेगा कि हम सामने वाला जो बोल रहा है तो हम उसको एक्टिवली सुने। ये नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है और वो कुछ बोल रहा है, हमने सुना ही नहीं, फिर हम उसका जवाब कैसे देंगे। यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न to speak, but actually taking in what others are saying and responding through thoughtfully। क्या है, ये नहीं कि आप अपनी टर्न का ही वेट करें, जब भी कोई आपको बोल रहा है तो आपको लगता है वो गलत है तो आप उसको बीच में काट के भी बोल सकते हैं, या फिर उसकी बात ख़त्म हो जाए तो भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस कैन हेल्प बिल्ड रिपोर्ट with your fellow group member and lead to the more productivity of discussion overall। क्या है, ये क्या एक बनाता है कि हम उस टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज है, इसीलिए हम उसके बारे में बोल रहे हैं, तो एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन इसी से हो पाता है। लास्टली, स्ट्रक्चर इज़ की। क्या है कि एक स्ट्रक्चर की भी है, वेदर इट्स असाइनिंग अ मॉडरेट और सेटिंग
time limit for the speaker. Having some sort of the structure in a place can help keep the conversation organized and ensured that everyone has a chance to contribute. क्या है, एक स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए हमें कॉन्वर्सेशन के बीच में. क्या स्ट्रक्चर क्या होगा कि हाँ, इतना टाइम हर एक बंदे को बोलने के लिए मिलना चाहिए. हर एक इंसान जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बोलने के लिए टाइम मिलना चाहिए. ये हो, इससे क्या होगा कि हर एक इंसान जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएगा. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि एक ग्रुप डिस्कशन में इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरप्रेटिव रीडिंग, गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर. क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि इंटरप्रेटिव रीडिंग से आप क्या समझते हैं इस टर्म से, वो आपको बताना है. और उसके साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल देना है ताकि आप जो बता रहे हैं आप वो समझा सकें. ठीक है, आंसर देख लेते हैं. What exactly is interpretive reading? तो exactly interpretive reading होती क्या है? Well, it's a art of reading aloud in a piece of literature with the intention of conveying its meaning and emotion to the audience. क्या है? इंटरप्रेटिव रीडिंग एक आर्ट है रीड करने के लिए कि आप लाउडली पीसफुली एक लिटरेचर को रीड कर रहे हैं और उसमें जो भी मीनिंग या इमोशंस बताए जा रहे हैं उस टेक्स्ट में या लिटरेचर में वो आप ऑडियंस को समझा पा रहे हैं. तो क्या है, इंटरप्रेटिव रीडिंग एक लाउडली पीसफुली किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना, उसको समझा पाना अपने ऑडियंस को, उसको बोलते हैं हम इंटरप्रेटिव रीडिंग. नाउ इंटरप्रेटिव रीडिंग रिक्वायर्स अ प्रीशियस and comprehensive understanding of the text as well as the confidence and professionalism in your delivery. क्या है, इंटरप्रेटिव रीडिंग के अंदर भी वही आएगा कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़े तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए टेक्स्ट की कि वो क्या कह रहा है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म के साथ आप उस चीज़ को डिलीवर करेंगे अपने ऑडियंस की तरफ कि हाँ वो भी उसको समझ सकें. You need to be able to capture the essence of the piece and bring it live through your voice. क्या है, जिस तरीके से आप बोलेंगे, जिस टोन में आप बोलेंगे, जिस वॉइस में आप बोलेंगे, उसी तरीके से आपकी ऑडियंस भी उसको कैप्चर कर पाएगी कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, से यू आर रीडिंग अ पोएम अबाउट लव. क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं जो कि लव के ऊपर है. You need to understand what different layer of meaning of the poem, such as use of metaphors, symbolism, then need to convey those layers through your tone of voice and phrasing. क्या है, जब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि आप किसी लव के ऊपर, प्यार के ऊपर आप एक पोएम पढ़कर किसी अपने ऑडियंस को समझा रहे हैं, तो आप पोएम जब पढ़ेंगे तो आप पोएम की जो टोन होती है उस टोन में ही पढ़ेंगे. और उसके साथ साथ आपको पता है कि पोएम अलग अलग लेयर में बटी होगी, तो आप उसे किस तरीके से समझाएंगे, मेटाफर्स भी देंगे, कुछ सिंबल्स भी देंगे जिससे आप उसको एग्जाम्पल के तरीके से या फिर मुहावरों के तरीके से उसको समझा पाएँ. और एक जब लव के ऊपर पोएम है तो आपकी टोन भी उसी उसमें ही होनी चाहिए, प्यार भरी टोन होनी चाहिए. ठीक है, यू माइट स्लो डाउन द मोर कॉन्टेम्पलेटिव सेक्शन और स्पीड अप फॉर द मोर पैशनेट वन. क्या है, पोएम के अंदर ना एक पोएम को पढ़ पाना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. जैसे मैं भी अभी समझा रही हूँ ना, तो मेरे को भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि मैं कहाँ फुल स्टॉप लगाऊँ. ठीक है, वैसे बचपन में बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी है थोड़ा. ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है कि पोएम में जब पोएम में एक कॉम्प्लेंटेटिव सेक्शन आता है तो उस टाइम पे आपको स्लो डाउन करके पढ़ना है, और जब एक पैशनेटिव सेक्शन आएगा तो उसमें आपको स्पीड अप करना है. तो वही एक तरीका है किस तरीके से आप पढ़ते हैं अपने सेक्शन को, डिफरेंट टाइप के. अनदर एग्जाम्पल कुड बी अ ड्रामेटिक मोनोलॉगस फॉर अ प्ले. क्या है दूसरा एग्जाम्पल, आप एक जैसे एक आपने पोएम का एग्जाम्पल लिया, दूसरा आप ले रहे हैं एक ड्रामेटिक मोनोलॉगस प्ले का, कि क्या होगा उसमें. यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन दैट ब्रिंग दोज दी लाइफ थ्रू योर वॉइस. क्या है, अपनी वॉइस के ही कारण, आप अपनी आवाज़ के ही थ्रू सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, इमोशनल दर्शा सकते हैं कि उस ड्रामेटिक जो भी ड्रामा टाइप का प्ले चल रहा है उसमें क्या क्या चल रहा है वो आप अपनी वॉइस के ही थ्रू समझा सकते हैं. यू माइट बी यूज डिफरेंट एसेंट्स और
इन्फ्लेक्शंस टू कन्वे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स और पर्सनैलिटी। क्या है, जो भी प्ले के अंदर डिफरेंट टाइप के रोल प्ले कर रहे होंगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कन्वे करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो उनकी सबकी वॉइस आप डिफरेंट टाइप से बनाकर समझाएंगे और उसका एशन निकालेंगे, मतलब उसका रस बाहर निकाल के लाएंगे कि हाँ भाई इस तरीके से ये इंसान इस तरीके से ये चीज़ को प्ले कर रहा है। ठीक है, आज मेरा गला भी बैठा हुआ है और मैं वॉइस की बात कर रही हूँ। ओवरऑल interpretive reading is all about bringing literature to the life through your voice. It requires a deep understanding of the text and skilled delivery. क्या है ओवरऑल, क्या है इंटरप्रेटिव रीडिंग के अंदर क्या आता है कि आप पूरे एक लिटरेचर को बता रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट को बता रहे हैं, तो आप अपनी कौन सी वॉइस में किस टोन में उसको समझा रहे हैं ताकि आपकी ऑडियंस आसानी से समझ पाए और अपने टेक्स्ट को आप अच्छे से ऑडियंस के सामने डिलीवर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, वो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 14 है यू आर विजिटिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका जो आपका बुक का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। उसके अलावा भी बुक के अलावा भी आपके पास आता है 10 टर्न डायलॉग राइटिंग, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और भी डिफरेंट टाइप की लेटर राइटिंग भी आ जाता है कभी कभी। तो वो आपको थोड़ा प्रिपेयर करके जाना है कि किस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं, बस टूटी फूटी इंग्लिश आनी चाहिए आपको, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है डायलॉग राइटिंग। यू आर प्लानिंग टू विजिट सिंगापुर ड्यूरिंग योर वेकेशंस। Write a dialogue in 10 turn where you discuss the travel plan, arrangement of your accommodation, एक्सेट्रा विद योर ट्रैवल एजेंट। इसमें क्या है 10 टर्न डायलॉग राइटिंग आपसे पूछ लेते हैं, टॉपिक अलग दे देंगे। इसमें टॉपिक क्या है कि आपकी छुट्टियां चल रही हैं और आपने प्लानिंग कर रहे हैं कि आप सिंगापुर घूम के आएँ छुट्टियों में। तो सिंगापुर घूमने के लिए आपको नहीं पता कि किस तरीके से आप जाएंगे, किस तरीके से रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, क्या कैसे कहाँ घूमेंगे, तो आपको नहीं पता। तो आप एक ट्रैवल एजेंट को हायर करेंगे। ट्रैवल एजेंट से आप क्या क्या बातें करेंगे अपनी सिंगापुर ट्रिप के लिए, कि आपको कहाँ कहाँ रहना है या कुछ भी जो भी आप ट्रैवल एजेंट से बात करेंगे वो आपको 10 टर्न के अंदर लिखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, फिर आपका ट्रैवल एजेंट क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि आपने क्या बोला, फिर आपका ट्रैवल एजेंट क्या बोला, फिर आप क्या बोले, फिर ट्रैवल एजेंट क्या बोला है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है लिखने के लिए, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप लिख सकते हैं। क्या है, आपके लिए पूछा ना कि आपको सिंगापुर घूमने जाना है, तो आप खुद के ऊपर इमेजिन कीजिए कि मुझे सिंगापुर जाना है। आपको सिंगापुर के बारे में पहले पता होना चाहिए कौन कौन सी सिटीज़ होती हैं, वो ही नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आप खुद के ऊपर इमेजिन कीजिए मुझे सिंगापुर जाना है, मैंने एक एजेंट हायर किया है, तो मैं उससे क्या क्या बात करूँगा। ऑब्वियसली आप यही बात करेंगे कि भाई हाँ हमें इतने दिन की छुट्टी है तो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ रह सकता हूँ, मेरा कितना खर्चा आ जाएगा, कौन कौन सी सिटीज़ हम घूमनी चाहिए, कौन कौन सी घूमने की जगह है वहाँ, मेरा कितना खर्चा लगेगा, मैं कहाँ खाऊंगा, मैं कहाँ रुकूंगा, कहाँ ठहरूंगा। तो यही बातें होती है ना हमें घूमने जानी है तो वही आप डिस्कस करके इसमें लिख देंगे। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा मैंने क्या लिखा है, या मैं पढ़ के समझा देती हूँ, समझ जाना। हाय देयर, आई एम प्लानिंग अ ट्रिप एंड आई नीड सम विद द अरेंजमेंट, कैन यू असिस्ट मी विद दैट। क्या है, ये आपने शुरुआत किया, आपने उसको हाय बोला, आपने बोला कि मैं एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहा हूँ और मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है अरेंजमेंट करने के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए, ट्रिप के लिए। तो आप क्या मुझे असिस्ट कर सकते हैं। आपने ये बात किससे बोली, अपने ट्रैवलिंग एजेंट के साथ। तो आप अपना नाम लिख दीजिए, फिर आपका ट्रैवलिंग एजेंट का नाम लिख दीजिए जो मैंने नहीं लिखा है। फिर क्या है, ट्रैवलिंग एजेंट का नाम ये है, तो इसमें आप ट्रैवलिंग एजेंट का नाम लिखिएगा, फिर उसका स्टार्ट कीजिएगा कि ट्रैवलिंग एजेंट ने क्या बोला। आई हैड बी हैप्पी टू हेल्प। क्या है कि मैं खुश होऊंगा आपकी हेल्प करके। वेयर यू आर प्लानिंग टू गोइंग एंड फॉर हाउ लॉन्ग। आपके एजेंट ने क्या पूछा कि आप कहाँ प्लान कर रहे हैं जाने की और कितने टाइम के लिए आपको जाना है। तो आप फिर बोले आई एम थिंकिंग टू गोइंग सिंगापुर फॉर 2 वीक्स, डू यू हैव एनी सजेशन फॉर द डेस्टिनेशन। आपने क्या बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिंगापुर जाऊँ 2 हफ्ते के लिए, तो आपके लिए आपके पास क्या सजेशन है कि इस डेस्टिनेशन पे जाएँ हम, तो क्या क्या आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने बोला। फिर आपके एजेंट ने बोला सर्टेनली व्हाट्स टाइप ऑफ एक्टिविटी आर यू इंटरेस्टेड इन। आपके एजेंट ने पूछा कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर वो आपको बताएगा ना आगे कि आपको क्या करना चाहिए, एक्टिविटी आप बताएंगे। फिर आप बता रहे हैं आई वांट टू सी द हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड एक्सपीरियंस दी लोकल कल्चर। आपने बताया कि मुझे हिस्टोरिकल लैंडमार्क देखने हैं वहाँ के, आपको वहाँ के लोकल कल्चर का एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, फिर आपका एजेंट क्या बोल रहा है, ग्रेट, आई रिकमेंडेड विजिट सिटीज़ लाइक जोंग ईस्ट एंड बटाक। ये 2 सिटीज़ हैं वहाँ की जो बहुत फेमस है सिंगापुर के अंदर। तो आपके जो एजेंट है उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस सिटीज़ में जाना चाहिए। वुड यू लाइक टू मी अरेंज
फ्लाइट एंड अकोमोडेशन फॉर दी सिटीज़। फिर आप क्या कह रहे हैं उसको कि आपने अपने एजेंट को बोला कि आप मेरी फ़्लाइट्स और रहने का इंतज़ाम कर सकते हैं इन सिटीज़ के अंदर। फिर आपका एजेंट बोलता है यस प्लीज़, ऑल्सो डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन फॉर योर अफोर्डेबल एकोमोडेशन। फिर क्या है, आपका एजेंट पूछ रहा है कि आपकी कोई रिकमेंडेशन है क्या, कि आपको कितना अफोर्डेबल एकोमोडेशन चाहिए, कितना आपका रहन सहन के लिए कितना खर्चा आपके पास है, कितना आपका बजट है, इनफैक्ट वो पूछ रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली। आप फिर बोलेंगे आई कैन डेफिनेटली फाइंड सम बजट फ्रेंडली ऑप्शंस फॉर यू, वुड यू प्रेफर होटल और हॉस्टल्स। क्या है, फिर आपका एजेंट दोबारा बोल रहा है कि मेरे पास कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं आपके लिए, आप क्या प्रेफर करेंगे, होटल में रहना प्रेफर करेंगे या हॉस्टल्स में, ठीक है। फिर आप बोलेंगे आई डोंट माइंड स्टेइंग इन होटल्स हॉस्टल्स एज लॉन्ग एज दे बी सेफ एंड क्लीन। आपने क्या बोला कि मैं हॉस्टल्स में भी रह लूँगा, बस वो क्लीन और सेफ होने चाहिए। फिर आपका एजेंट बोल रहा है अंडरस्टूड, आई विल मेक श्योर टू फाइंड रेप्यूटेटिव हॉस्टल्स फॉर यू, डू यू नीड एनी ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट सच एज द कार रेंटल और ट्रेन टिकट्स। आपके एजेंट ने क्या बोला कि ठीक है मैं समझ गया, मैं एक रेप्यूटेटिव हॉस्टल ही आपके लिए ढूंढूंगा जहां आप सेफ़ रहेंगे और वो क्लीन भी होगा, और आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अरेंजमेंट चाहिए क्या, जैसे कि कार रेंट पे दिला दें आपको या ट्रेन की टिकट, ठीक है। फिर आप क्या बोल रहे हैं उसको, येस आई वुड लाइक टू रेंट अ कार इन सम सिटीज़ एंड ट्रेन इन अदर्स, कैन यू हेल्प मी विद दैट। आपने क्या बोला कि हाँ मैं एक कार भी रेंट करना चाहूँगा कुछ सिटी के लिए, और कुछ सिटी में अगर मुझे जाना है दूसरी सिटी में तो मैं उसकी ट्रेन की टिकट भी लेना चाहूँगा, तो आप क्या मुझे उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो आपका एजेंट क्या बोला, एब्सोल्युटली आई विल अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन फॉर ईच सिटी ऑन योर इटिनरी, इज़ देयर एनी थिंग एल्स आई असिस्ट विद यू। क्या है, आपके एजेंट ने बोला एब्सोल्युटली मैं अरेंज कर दूंगा आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हैं, और जहाँ भी आपको जर्नी है, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ के लिए मैं अरेंज कर दूंगा। इसके अलावा भी आपकी कोई ख्वाहिश है क्या जो मैं आपकी पूरा करूँ। तो आपने बोला नो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, है। फिर आपने थैंक यू बोल दिया कि ये मेरा हो गया, बस इतना ही चाहिए मुझे आपसे। फिर आपका एजेंट क्या बोलेगा, यू आर वेलकम, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस। आपके एजेंट ने क्या बोला कि आप दोबारा हेजिटेट मत कीजिएगा, आप कांटेक्ट कर लेना मेरे से अगर आपको कोई और भी चीज़ चाहिए हो तो इस तरीके से आप 10 टर्न डायलॉग राइटिंग लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको लिखना है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है और आसानी से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। बस आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर वो भी हुई तो आराम से आपको 7 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर इतना ईजी लिखना बड़ी चीज़ नहीं है। एक आता है ऐसे राइटिंग, जो कि मैं बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं यही आएगा, बट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है मैं वो बता रही हूँ, तो क्या है, और आपको नॉलेज भी हो जाएगी किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक। एक ऐसे आता है तो आपको इसमें वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिखना है। तो टॉपिक मैंने 4-5 इसमें लिखे हैं। पहला टॉपिक है फ्यूचर ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। एआई इतना ट्रेंडिंग है तो एआई के ऊपर आ सकता है और नहीं भी आए, किस्मत की बात है, और शायद आप पढ़ के जाएँ और यही आ जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा कि भाई हाँ मुझे तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी और मैं लिख के आया, बना के ही लिख के आया जाए, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या है, टॉपिक डालेंगे अपना, सबसे हेडिंग पे टॉपिक लिखेंगे फ्यूचर ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, फिर आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद एक पूरी बॉडी टाइप में लिखेंगे जो भी आपको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी लिखी, फिर आप उसका जो भी आपको नॉलेज हो, फिर बाद में कंक्लूजन लिख देंगे कि ओवरऑल क्या आप उससे समझते थे, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको पढ़ के बता देती हूँ, वैसे आ सकता है ये। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन बज़वर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड इट्स नॉट गोइंग अवे एनी टाइम सून। क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हम सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और ये जैसे चलते आ रहा है, ऐसे नहीं लगता कि जल्दी से ये वर्ड गायब होने वाला है, तो ये चलेगा काफ़ी टाइम तक। द एडवांसमेंट इन दी AI हैव बीन रिमार्केबल एंड वी कैन एक्सपेक्ट इवन मोर इन द फ्यूचर। क्या है, AI जो है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इतने रिमार्केबल हैं कि वो हर एक टाइप का काम कर सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं वो। क्या है, आर्टिफिशियली, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो आर्टिफिशियली इतने रिमार्केबल हैं कि वो आगे भी इससे ज़्यादा फ्यूचर में काम कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारा ChatGPT है, क्या है, वो AI है, AI टेक्नोलॉजी है, जो हम कोई भी चीज़ उससे पूछे तो वो हमें
आसानी से बता देगा। तो इसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है और जो फ्यूचर के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ AI विल बी ऑन जॉब मार्केट। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा AI का? जॉब मार्केट के ऊपर। वाइल AI विल क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, इट विल ऑल्सो रिप्लेस सम एग्जिस्टिंग वन। क्या है? AI हमारे लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलेगा, बट जहाँ पे पहले ही लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब तक छीन सकता है AI। This means that we need to prepare for the transitions and invent an education training program that will equip workers with the skill needed for the job of the future। क्या है? जब हमें पता चला कि ये हमारी जॉब तक छीन सकता है तो हम क्या करेंगे? हमें इसको समझना ज़रूरी है, हमें प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि इन फ्यूचर हमारे साथ क्या हो सकता है, और हमें पहले से ही अपने लिए एजुकेशनल प्रोग्राम ऐसे लेके आने हैं। हमें नहीं, मतलब गवर्नमेंट ही लाएगी ना, तो क्या है, कुछ ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम लेके आने हैं ताकि ये हमारी जॉब ना खा सके। हम पहले ही इतने वेल स्किल्ड हों कि हमारी जॉब हमारे कंट्रोल में रहे। अनदर एरिया वेयर AI विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज़ हेल्थ केयर। AI का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कहाँ भी रहेगा? हेल्थ केयर के ऊपर भी। AI कैन बी अ डायग्नोस डिसीज मोर एक्यूरेटली एंड क्विकली, मेकिंग ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव। क्या है? डॉक्टर से ज़्यादा AI एक्यूरेटली डायग्नोस कर सकता है किसी भी डिसीज़ को। आजकल है ये चीज़ कि AI एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप उसमें अपना फेस स्कैन करेंगे ना, तो वो आपकी आई और फेस को स्कैन करके आपके अंदर जितनी बीमारियां हैं वो पता लगा के बता देगा। तो AI टेक्नोलॉजी इतनी एनहांस हो चुकी है। क्या है? तो ये हेल्थ केयर पे भी इम्पैक्ट कर रही है कि जितना डॉक्टर नहीं एक डिसीज़ को डायग्नोस कर सकता उतना AI कर सकता है, और ज़्यादा जल्दी कर लेगा और ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट निकाल देगा उसके लिए। तो ये हेल्थ केयर पे भी इम्पैक्ट कर रही है। It can also help developing new drugs and treatment which could be lead breakthroughs in the medicines। क्या है? AI ना ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन को भी, ड्रग्स को भी बनाने में काम कर रहा है हमारे। AI will also change the way we interact with technology। क्या है? AI ने हमारा जो इंटरेक्शन का तरीका है टेक्नोलॉजी के साथ उसको भी चेंज कर दिया पूरा। We can expect more personalized experience with technology adapting to our preference and habitat। क्या है? जो हमारी AI है उसने हमें इतना एक्सपेक्टेड बना दिया लोगों के साथ, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के साथ, कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं और अपनी हैबिटेट से निकल नहीं पा रहे हैं। दिस कुड बी लीड टू मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? जो ये है हमारी AI, वो हमें ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज़ बना रही है टेक्नोलॉजी के लिए। तो मोटा मोटा आप जान लो AI क्या है, ज़्यादा तो नहीं पता होना चाहिए। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI। तो हम जो AI हमारे लिए अच्छा भी है बट बुरा भी तो है कि हमें फ्यूचर में हमारी जॉब खा लेगा। One of the biggest concern is that AI may become too advanced and out of the control। क्या है? AI हमारे फ्यूचर के अंदर ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगा और हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। There are fear and that AI could become the threat of the humanity। It can become too intelligent and autonomous। क्या है? ये हमारे ह्यूमन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे लिए ये फियर की तरह भी काम हो सकता है, डेंजरस हो सकता है कि हमारी जॉब भी खा लेगा और हमें भी डिस्टर्ब कर देगा। जैसे कि आपने रोबोट मूवी देखी है, एक रोबोट बनाया था वसीकरण ने, और फिर वो भी क्या है, AI टेक्नोलॉजी ही तो थी। उसने एक रोबोट बनाया, वो बाद में उसने कुछ चिप चेंज कर दी थी दूसरे वाले साइंटिस्ट ने। तो क्या था, वो उसने अपने ही तरीके के रोबोट बनाता गया और वो ह्यूमन को ही डिस्ट्रॉय करने लगा। तो वैसे ही AI टेक्नोलॉजी हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है आगे जाके। तो हमें पहले ही सतर्क होना पड़ेगा इसको लेके। अभी भले से ही ये हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रही है, हमारे लिए हेल्प कर रही है। हमें जो भी चीज़ नहीं समझ आती तो हम ChatGPT से पूछ लेते हैं, या जैसे हम अभी ड्रग्स बना रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, तो वो AI हमारी हेल्प कर रहा है। बट यही डॉक्टर्स की और बाकी लोगों की जॉब्स को ले लेगा और ये हमारे ही ऊपर हावी हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपने AI के बारे में सारी चीज़ बता दी, एक आपकी बॉडी हो गई। इंट्रोडक्शन दिया पहले आपने AI का कि AI क्या है और कैसे ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। फिर आपने इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया, फिर आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल द फ्यूचर ऑफ AI इज़ एक्साइटिंग बट वी नीड टू बी कॉशियस and take steps to ensure that its benefit humanity। We need to be invest
in education and training program, developing regulations that ensure the AI is safe, ethical, and work towards the creating a future where AI work for us not against us. क्या है ओवरऑल, आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि ओवरऑल AI जो है एक एक्साइटिंग है हमारे लिए, बट ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है, कॉशंस भी हो सकते हैं इसके बेनिफिट के साथ साथ। इसीलिए हमें कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए बनाने चाहिए जिससे हम खुद की एथिक्स को डेवलप कर सकें और हम ऐसे AI टेक्नोलॉजी को बनाएं कि जो हमारे लिए काम करे, हमारे अगेंस्ट काम ना करे। ठीक है, तो AI के ऊपर आप समझ गए, ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी पढ़ लीजिएगा। आप बोलेंगे मैं सारा समझाऊं तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। आप इसको पढ़ लेना, मैं ये आपको पॉज करके छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो कि आज बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स आजकल इतनी ज़्यादा ये चल रहा है, मोदी कांग्रेस, भाजपा तो कोई बोलता ही नहीं, मोदी कांग्रेस बोलता है, और आम आदमी पार्टी तो वैसी जेल में पड़ी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो ये भी आ सकता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं समझा नहीं रही हूँ, अगर आपको समझना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी, वरना समझाने का कोई फ़ायदा नहीं ना, आप स्किप कर जाएं कि या नहीं है, आ सकता है क्योंकि ऐसे तो आएगा ना किसी भी टॉपिक पे। इसको पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना फिर पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ पॉलिटिक्स पे। नेक्स्ट है आपका सी, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट एट पीक, जो बेरोजगारी चल रही है उसके ऊपर ऐसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे, फिर एक पूरी बॉडी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप एक बॉडी लिखेंगे पूरी उसकी, बॉडी के बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो मोटा मोटा लिखा है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा। नेक्स्ट है G20 दिल्ली समिट। क्या है, G20 हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसके बारे में भी आपको इम्पोर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले टॉपिक डाला, फिर इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी लिखी, फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखा। फिर है आपका हीट वेव, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट है, हीट वेव के ऊपर आ सकता है। पहले टॉपिक लिखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अगर आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट हैव बीन गिवन द टॉपिक मेकिंग अवर सिटी पॉल्यूशन फ्री, राइट अ ग्रुप डिस्कशन बेस्ड ऑन द टॉपिक। क्या है, आपको क्या बताया कि 5 स्टूडेंट्स को एक ग्रुप डिस्कशन के लिए बोला गया है, एक टॉपिक दिया है मेकिंग अवर सिटीज़ पॉल्यूशन फ्री। टॉपिक क्या दिया है कि हमें अपनी सिटी को पॉल्यूशन फ्री बनाना है, उसके ऊपर आपको ग्रुप डिस्कशन लिखना है अपने 5 स्टूडेंट के साथ। तो क्या है, आप अपने ही कोई भी 5 दोस्तों का नाम लिखिएगा, अपने ऊपर सोचिएगा कि हम कैसे पॉल्यूशन फ्री सिटी बना सकते हैं। तो आप अपने 5 स्टूडेंट के नाम लिखिए, ABCDE। तो आपने 5 स्टूडेंट लिखे, 5 स्टूडेंट अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए सिटी को। तो वैसे ही आप, जैसे मैंने पहले बताया 10 टर्न डायलॉग राइटिंग, वैसे ही आप ग्रुप डिस्कशन भी लिखेंगे। अगर आपको नहीं आए लिखना तो आपको पैटर्न चाहिए या मैं पूरा इसके ऊपर लिख के दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आपको अगर ऐसे राइटिंग भी दोबारा समझनी है तो मैं समझा दूंगी, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और कोड भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो ले आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।